Hello, learners. Welcome to our YouTube channel, Infinity Literature. Today we read Toru Dutt, Indian female author. So let's begin. Toru Dutt. तोरू दत्त का लाइफ स्पेन देखिए 1856 टू 1877 मीन्स बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पेन रहा इनका, ओनली 21 ईयर्स का। जैसे जॉन किट्स का बहुत ही छोटा लाइफ स्पेन है 26 ईयर्स का, वैसे ही तोरू दत्त भी हैं। बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी इनकी, और इनकी डेथ किससे हुई थी? कंजप्शन से, मीन्स टीबी। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन पोएट एंड ट्रांसलेटर, पोएट हैं, कविताएं वगैरह लिखी हैं, एंड ट्रांसलेटर हैं। बहुत सारे जो फ्रेंच पोएम्स हैं उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। बॉर्न है इनका 4 मार्च 1856, मानिक तोला स्ट्रीट, राम बागान, कलकत्ता, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। मीन्स कलकत्ता में, जिसको अभी हम लोग क्या बुलाते हैं, कोलकाता बुलाते हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया के समय। उस समय कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया। और डेथ हुआ है 30 अगस्त 1877 में, सेम प्लेस में, कलकत्ता, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। फादर थे इनके गोविंद चंद्र दत्त। फादर थे गोविंद चंद्र दत्त। गोविंद चंद्र दत्त जो थे वो मजिस्ट्रेट थे कलकत्ता में। देखो, गोविंद चंद्र दत्त मजिस्ट्रेट थे कलकत्ता में, मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जो तोरू दत्त थी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी। गोविंद चंद्र दत्त साथ में एक लिंग्विस्ट थे और उन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी हैं। सो इनके फादर जो थे तोरू दत्त के, उन्होंने कुछ पोएम्स वगैरह लिखी हैं, तो इनसे भी उनको लिटरेरी इन्फ्लुएंस पड़ा होगा गोविंद चंद्र दत्त का, कि उन्होंने, सॉरी, गोविंद चंद्र दत्त का, उनके फादर का, कि आगे चल के तोरू दत्त लेखिका बनी, राइटर बनी। उनकी मदर थी क्षेत्रमणि मित्तर। क्षेत्रमणि मित्तर, ये देखो, लव्ड हिंदू मैथोलॉजी। जो इनकी मदर थी उनको हिंदू मैथोलॉजी में इंटरेस्ट था, हिंदू मैथोलॉजी पसंद करती थी। साथ में क्षेत्रमति मित्तर ने भी एक बुक है द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया है। तो इससे पता चल रहा है कि उनकी मदर और फादर दोनों ही लिटरेचर से जुड़े हुए थे, तो इसका भी इन्फ्लुएंस पड़ा होगा उनकी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। तोरू दत्त का फुल नेम है तरुलता दत्त। तोरू दत्त का फुल नेम क्या है? तरुलता दत्त। उनके दो सिबलिंग्स हैं, अरु और अबजी, या फिर अबजू नाम मिलता है, ठीक है, अरु और अबजी। जो तरुलता दत्त हैं, तोरू दत्त अपनी, वो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थी। तो ये दोनों जो थे, अरु और अबजी, ये क्या है, इनसे बड़े हैं। अरु जो उनकी सिस्टर थी, इनकी डेथ ना 1874 में हुई, मीन्स तरुलता दत्त की डेथ होने के 3 साल पहले। और ये अबजू जो है, और अबजी या फिर अबजू, इनकी भी डेथ इनसे पहले 1864 में हो गई थी। मतलब सबसे पहले अबजी की डेथ हुई, फिर अरु की, फिर एट द लास्ट तोरू दत्त की डेथ हुई। और सबका भी डेथ का कारण क्या था पता है? टीबी, कंजप्शन के कारण हुआ था। सो इनके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, इनके लॉस का भी इन पे प्रभाव पड़ा होगा इनके लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। सी इज़ अमंग द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर अलॉन्ग साइड हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, मनमोहन घोष एंड सरोजनी नायडू। सो ये फाउंडिंग फिगर्स में आती है इंडो एंग्लिकन लिटरेचर के। देखो, बहुत ही पहले से राइटिंग करना स्टार्ट किया इन्होंने। देखो, लाइफ स्पेन हम लोग को पता ही है, 1856 टू 1877। और उस टाइम पे क्या है, ब्रिटिश के अधीन है हम लोग। तो उस टाइम पे कोई पर्सन पढ़ लिख ले रहा है और लिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसी समय पे हम लोग का जो लिटरेचर है डेवलप होना स्टार्ट हुआ होगा। तो फाउंडिंग फिगर्स में से एक मानी जाती हैं कौन? तोरू दत्त अपनी, ठीक है। किनके साथ साथ? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, मनमोहन घोष एंड सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Toru Dutt was educated at home by her father and by an Indian Christian tutor, बाबू सिख चंद्र बनर्जी। सो अर्ली जो एजुकेशन थी तोरू दत्त की, वो घर में ही हुई थी। किनके द्वारा? एक ट्यूटर हैं, बाबू
शिवचंद्र बनर्जी, बाबू शिवचंद्र बनर्जी, इनके द्वारा क्या हुआ, जो इंडियन ट्यूटर थे उनके द्वारा इनका होम में ही एजुकेशन हुआ, अर्ली एजुकेशन, साथ में उनके फादर भी पढ़ाते थे उनको। मैंने पहले ही बताया वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे इनके पिताजी, तो अफोर्ड कर सकते थे ये एजुकेशन। नहीं तो इस समय में तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो एक मेल पढ़ ली ये बहुत बड़ी बात है। तो और फीमेल का पढ़ना तो ऐसी रूढ़िवादी धारणाएं थी उस समय, फीमेल का पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल था। सी लर्नड French, English, eventually Sanskrit in addition to her first language बंगाली। अब बंगाली तो आएगा ही इनको क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज है इनकी। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच, इंग्लिश और एट द लास्ट संस्कृत सीखा। ठीक है, तो ये 3-4 लैंग्वेज पे इनकी कमांड थी। हर फैमिली इम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। देखो क्या होता है, 1862 में इनकी जो पूरी फैमिली है वो क्रिश्चियनिटी को क्या कर लेती है, अटेंड कर लेती है, अपना लेती है। अब इस टाइम पे अपनी तोरुदत्त जो हैं उनकी ईयर, उनका कितने साल की रही होंगी, वो 6 ईयर्स की थी। तो 6 ईयर में हो आप, और आप एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर जा रहे हो, साथ में देखो मैंने एक चीज़ बताई आपको, इनकी जो मदर थी क्षेत्रमती मित्तर, वो हिंदू मैथोलॉजी को बहुत पसंद करती थी। तो पहले उन्होंने अपोज किया, ठीक है, मना किया कि नहीं क्रिश्चियनिटी नहीं अटेंड करनी बोल के, इनकी जो मदर थी उन्होंने। लेकिन एट द लास्ट उनके जो पति थे गोविंद चंद्र दत्त, तोरू दत्त के पिताजी, उनके फोर्स वगैरह थोड़ा करने पे वो क्रिश्चियनिटी अटेंड कर ली पूरी फैमिली ने। तो हिंदुइज्म का प्रभाव एट द लास्ट पूरी इनकी लाइफ स्पेन में रहा ही तोरू दत्त के, भले ही इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। इन 1869 तोरू दत्त फैमिली लेफ्ट इंडिया। द फैमिली स्पेंड 4 years लिविंग इन यूरोप, 1 in फ्रांस एंड 3 in इंग्लैंड। तो क्या होता है 1869 में तोरू दत्त की जो फैमिली है वो इंडिया छोड़ देती है। ठीक है, इस बीच में 1864 में जो इनके ब्रदर हैं उनकी डेथ भी हो जा रही थी। ठीक है, याद रखना, कब, यहाँ लिख देता हूँ, 1864 में इनके जो ब्रदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर 1869 में जो दत्त की फैमिली है वो कहाँ चली जाती है, यूरोप चली जाती है। यूरोप में पहले ये लोग 1869 में जब जाते हैं तो पहले फ्रांस में रहते हैं, उसके बाद बाकी के जो 3 ईयर हैं, टोटल 4 साल बाहर रहते हैं। तो फर्स्ट जो ईयर है उसमें फ्रांस में रहते हैं और बाकी के 3 ईयर्स कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। दे फर्स्ट लिव्ड इन नीस फ्रांस, देखो नीस फ्रांस में रहते हैं फर्स्ट। 1870 नेक्स्ट ईयर मीन्स इन 1870 द फैमिली लिव्ड इन ऑस्लो स्क्वायर, ब्रॉम्पटन, लंदन, और यहाँ पे दत्त स्टडीड म्यूज़िक। ठीक है, तो पहले फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस का कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इनको, तोरू दत्त को। और यहाँ के जो ऑथर हैं विक्टर ह्यूगो, चार्ल्स बॉडीलायर, इनको बहुत पसंद करती है। तो फ्रेंच कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है इन पे लाइफ स्पेन रहा, इनके लाइफ टाइम तक रहा। 1870 में क्या होता है, जो फैमिली है वो फ्रांस से लंदन मूव करती है। तो पहले ये ब्रॉम्पटन लंदन में रहते हैं जहाँ दत्त म्यूज़िक सीखती हैं। फिर 1872 में 1871 में ये कैम्ब्रिज आ जाते हैं, वेयर दे रिमेन अंटिल 1873। तो 1 ईयर तो नीस फ्रांस हो गया, सेकेंड ईयर ब्रॉम्पटन लंदन हो गया, थर्ड और फोर्थ ईयर 71 एंड 72 और 73 में ये लोग रहते हैं। 73 तक कहाँ रहते हैं, कैम्ब्रिज लंदन में, वेयर दे रिमेन अंटिल 1873। 1872 में क्या होता है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफर्ड अ लेक्चर सीरीज हायर लेक्चर्स फॉर वीमेन विच तोरू दत्त अटेंडेड विथ हर सिस्टर अरु। तो ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऐसे तो यहाँ वुमेन लोग का एजुकेशन नहीं होता रहता, लेकिन इन 1872 ये लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं वीमेन के एजुकेशन के लिए, हायर लेक्चर्स फॉर वीमेन। ये पॉइंट याद रखना आप लोग, हायर लेक्चर्स फॉर वीमेन विच तोरू दत्त अटेंडेड विथ हर सिस्टर अरु, जो अरु और तोरू दत्त अटेंड करते हैं। तोरू बिकेम फ्रेंड विथ मेरी मार्टिन। ये जो मेरी मार्टिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ की, तोरू दत्त को। तो आपको इनका नाम पक्का याद रखना है, क्योंकि तोरू दत्त जब 1872 में इनसे फ्रेंड बनती है, उसके बाद 1873 में वापस चले जाती हैं कहाँ, इंडिया में। तो उसके बाद भी इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है कि ये आपस में लेटर एक्सचेंज करते हैं, और बहुत सारी जो बायोग्राफिकल एलिमेंट है तोरू दत्त के बारे में हमको इन लेटर्स के थ्रू ही पता चलती हैं। तो ये तोरू दत्त की फ्रेंड है मेरी मार्टिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रहना चाहिए आप लोग को। अगर
तोरू दत्त आप लोग के सिलेबस वगैरह में मेंशन है, एपी एग्ज़ाम या फिर और कोई टीचिंग एग्ज़ाम वगैरह में, तो मेरी मार्टिन से क्वेश्चन यहाँ तक कभी आ सकता है कि कब मिले थे ये लोग, तो 1872 ईयर। ठीक है, मेरी मार्टिन। फिर 1873 में ये लोग वापस कलकत्ता आ जाते हैं। इन 1874 हर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एसेस ऑन हेनरी लुइस विवियन डेराजियो एंड लिसोंटे दी लिस्ले, ये फ्रेंच ऑथर है, अपीयर्ड इन बंगाल मैगजीन। ये मैगजीन याद रखना आप लोग, बंगाल मैगजीन। मोस्ट ऑफ द जो वर्क है तोरू दत्त के बंगाल मैगजीन में पब्लिश हुए हैं। तो फर्स्ट वर्क इनका जो पब्लिश होता है वो ऐसे होता है किस पे, दो ऑथर्स पे, हेनरी लुइस विवियन डेराजियो एंड लिसोंटे दी लिस्ले। ठीक, याद रखना है। फर्स्ट वर्क 1874, एसेस ऑन Henry Louis Vivian DiRaggio and Lucente di Lisle. In 1877, Toru Dutt died of consumption at the age of 21. तो 21 की एज में इनकी डेथ हो जाती है, किससे, कंजप्शन से, टीबी से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हर पोएम्स एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लोनलीनेस, लॉन्गिंग, पैट्रियोटिज्म भी मिलता है, एंड नोस्टाल्जिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स रहे हैं इनके पोएम्स के। नोस्टाल्जिया में अपने चाइल्डहुड जो मेमोरीज हैं अपने ब्रदर सिस्टर से, उनको याद करती हैं। लोनलीनेस, जैसे वहाँ से यहाँ आ जाती हैं, वो यहाँ से वहाँ चले जाती है तो लोनलीनेस फील करती हैं, साथ में अपने ब्रदर और सिस्टर को खो देती है तो पेट्रोटिज्म का भाव दिखता है, देशभक्ति, लॉन्गिंग। ठीक। तोरू दत्त's फेवरेट फ्रेंच ऑथर्स वर विक्टर हुगो एंड पियरे जिंदे बेरेंजर। ठीक है, ये जो है पियरे जिंदे बेरेंजर, ये सब फ्रेंच ऑथर हैं, विक्टर हुगो और ये, तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अलग हो सकती है इसकी। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। फेवरेट ऑथर कौन थे, विक्टर ह्यूगो या पिरेंजे दिंजी जिंदी पेरेंजो। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ तोरू दत्त। नेक्स्ट वर्क, लाइफ एंड लेटर्स ऑफ तोरू दत्त कब आया, 1921 में। किसने लिखा है, हरिहर दास ने। ठीक है, हरिहर दास ना एक पोएम पढ़ते हैं तोरू दत्त की, बुट्टो करके, उससे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ये कि डिसाइड करते हैं कि वो तोरू दत्त के ऊपर रिसर्च करेंगे। फिर तोरू दत्त के जो एक्वेंटेंस में जितने रिलेटिव्स वगैरह मिलते हैं उनसे ये मिलते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, साथ में इनकी लेटर जो एक्सचेंज हुए रहते हैं मेरी मार्टिन से, फिर उन सब को मिला के फिर ये वर्क पब्लिश करते हैं। उन सब के बेसिस पे लाइफ एंड लेटर्स ऑफ तोरू दत्त किसने लिखा है, हरिहर दास ने। कब पब्लिश हुआ, 1921 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर जा रहे हैं हम लोग, मेजर वर्क्स। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनसे एग्जाम पॉइंट पक्का बनते हैं, तो ये वाला सेक्शन मिस नहीं करना है। साथ में पब्लिकेशन ईयर भी पता रहना चाहिए क्योंकि लिमिटेड वर्क्स हैं इनके, तो पब्लिकेशन ईयर के साथ आपको क्रोनोलॉजी में आ सकता है नेट के एग्ज़ाम में, ये पहले आ भी चुका है। सो चलो चलते हैं। फर्स्ट वर्क, अ सीप ग्लिन इन फ्रेंच फील्ड, पब्लिश्ड इन 1876। ये वन एंड ओनली वर्क है, याद रखना, जो इनके लाइफ स्पैन में पब्लिश हुआ। बाकी के जो वर्क हैं ये पॉस्टमसली पब्लिश हुए हैं, तो वन एंड ओनली वर्क है जो इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था। अ शिप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, पब्लिश्ड बाय साप्ताहिक संवाद प्रेस। साप्ताहिक संवाद प्रेस में पब्लिश हुआ, इन्होंने पब्लिश किया था। कब किया था, 1876 में। और जब ये पब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम पे, तब इसमें प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन नहीं था। इसमें टोटल 165 पोएम्स मिलते हैं जो तोरू दत्त ने ट्रांसलेट किए हैं। 165 पोएम में से जो 8 पोएम्स हैं वो इनकी सिस्टर जो है तोरू दत्त की, अरु ने ट्रांसलेट किए हैं। साथ में ये 165 में से 1 जो पोएम है ये तोरू दत्त ने खुद लिखी है, वो किसी का ट्रांसलेशन नहीं है। तो जैसे 165 में मैं 8 माइनस कर देता हूँ, तो 8 माइनस करूँ तो इधर से 5 और इधर से 3 गया तो कितना बचा, 157, और ये 1 माइनस कर देते हैं, तो टोटल 156 पोएम तोरू दत्त ने ट्रांसलेट की। एक उन्होंने खुद से लिखा, और जो 8 पोएम्स हैं वो तोरू दत्त ने ट्रांसलेट की। ठीक है, सो 160 टोटल 165 पोएम्स है, ये याद रखना आप लोग। और ये क्या है, फ्रेंच पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इन्होंने। 165 पोएम्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश बाय तोरू दत्त। 8 पोएम्स ट्रांसलेटेड बाय अरु एंड 1 पोएम कंपोज्ड बाय तोरू दत्त। टाइटल क्या है इसका, अमन पियर। अमन पियर, याद रखना, अमन पियर। ठीक है, फिर एडमंड गोसे जो है रिव्यूड इट फेवरली इन 1877। देखो फर्स्ट टाइम जब ये आता है ना 1876 में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं इतना मतलब सक्सेसफुल नहीं होता ये वाला जो वर्क है। लेकिन एडमंड गोसे जब इसका रिव्यू लिखते हैं द एग्जामिनर में 1877 में, तब लोगों का ध्यान इनकी ओर जाता है, फिर ये हिट साबित होता है आगे चल के।
इसमें एडमंड गोसे लिखते हैं इस वर्क के बारे में, अ वंडरफुल मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अ वंडरफुल मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो ये एडमंड गोसे से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु पॉजिटिवली रिव्यूड अ शिप ब्लिंड इन फ्रेंच फील्ड ऑफ तोरुदत, तो एडमंड गोसे। इसका सेकेंड एडिशन आता है 1878 में। सब साथ में जब 1878 में आता है सेकेंड एडिशन, तो इसमें 45 न्यू पोएम्स ऐड कर दिए जाते हैं। साथ में पोर्ट्रेट होता है इसमें, अ पोर्ट्रेट ऑफ तोरू दत्त एंड हर सिस्टर अरु के बारे में, और एंड प्रीफेस, साथ में प्रीफेस भी ऐड किया जाता है बाय देयर फादर, उनके फादर ही इसको पब्लिश कराते हैं 44 न्यू पोएम्स ऐड करके। उसमें पोर्ट्रेट भी होता है तोरू दत्त और अरु का। नेक्स्ट इनका थर्ड एडिशन आता है। थर्ड एडिशन जब आता है तो इसका फॉरवर्ड लिखते हैं आर्थर साइमंस, ये इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। इन्होंने फॉरवर्ड लिखा है किसका, अ शिप ब्लिंड इन फ्रेंच फील्ड का। किसने लिखा है, आर्थर साइमन ने। और कब आया थर्ड एडिशन, 1880 में। किसने पब्लिश किया था, मेसर कीगल पॉल ने पब्लिश किया था, और इसमें करीब 200 पोएम्स थी। ठीक, तो शुरू से अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडिशन 1876, 165 पोएम्स positively reviewed by Edmund Gosse. ठीक, second edition 1878, preface is added, published by their father, and 44 new poems were added. And third edition in 1880, published by Messer Kegel Paul. Forward is written by Arthur Simon, and there is nearly 200 poems in third edition. Next work is Bianca or the Young Spanish Maiden. बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन कब आया, ये 1878 में। पब्लिकेशन ये याद ही रखना है अपन लोग को, 80 ब्लेड इन फ्रेंच फील्ड 1876, बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन 1878। सीरियलाइज्ड इन बंगाल मैगजीन फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल इन 1878, 1878 याद रखना। और क्या याद रखना है, बंगाल मैगजीन। मैंने पहले ही बताया था कि तोरू दत्त से जुड़ा हुआ कोई मैगजीन है सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या है, बंगाल मैगजीन। अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक, ये भी याद रखना, अनफिनिश्ड वर्क है इनका, फिनिश नहीं कर पाई थी। थॉट टू बी फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन वुमेन राइटर, तो ये क्या फर्स्ट नॉवेल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश में किसी इंडियन ऑथर के द्वारा, इंडियन वुमेन राइटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वर्क इज ले जर्नल दे मैडमोसेल दी एरवर्स। प्रोनाउंसिएशन फिर से अलग हो सकता है क्योंकि ये फ्रेंच वर्क है। ले जर्नल दे मैडमोसेल दी एरवर्स, पब्लिकेशन ईयर 1879। आप जो भी पढ़ो इसको, लेकिन आपको याद रखना है विथ पब्लिकेशन ईयर 1879। फर्स्ट नॉवेल इन फ्रेंच बाय एन इंडियन राइटर, ठीक है, फर्स्ट नॉवेल था किसी इंडियन राइटर के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज में। रिटेन इन अ फॉर्म ऑफ डायरी के फॉर्म में लिखा गया था। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम मार्गरेट है, जो एक फ्रेंच गर्ल है, और इसका इंट्रोडक्शन लिखा था क्लैरिस बेडर ने, हु रोड इंट्रोडक्शन फॉर तोरू दस नॉवेल ले जर्नल दी मैडमोसेल दी एरवर्स, बोलेगा तो क्लैरिस बेडर। ओके, फ्रेंच नॉवेल बाय इंडियन राइटर। 3 वर्क हो गए, तीनों का पब्लिकेशन ईयर। फर्स्ट, अ शिप ब्लिंड इन द फ्रेंच फील्ड 1876, देन बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन 1878, देन ले जर्नल दी मैडमोसेल दी एरवर्स 1879। नेक्स्ट वर्क में पढ़ते हैं, ये इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि इनके जितने भी पॉपुलर पोएम्स वगैरह हैं वो सब इसी में मिलते हैं हम लोग को। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है उसका टाइटल है अवर कैसुरीना ट्री, ये इसी में मिलता है। साथ में इसके और जो पॉपुलर पोएम है सीता, सिंधु, सभी इसी वर्क में मिलते हैं। इस वर्क का नाम है एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। कब आया, 1882, पब्लिकेशन ईयर के साथ याद होना चाहिए। एडमंड गोशे रोट एन इंट्रोडक्शन फॉर एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। एडमंड गोशे वही हैं जिन्होंने पॉजिटिवली रिव्यू किया था इनके फर्स्ट वर्क को, तो उन्होंने ही इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान का। अ कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, तो ट्रांसलेशन साथ में एडेप्टेशन है किसका, संस्कृत लिटरेचर का। एडमंड गोसे सैड डिस्क्राइबिंग तरु, इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें तरु को डिस्क्राइब करते हुए ये बोलते हैं, शी ब्रॉट विथ हर फ्रॉम यूरोप अ स्टोर ऑफ नॉलेज दैट वुड हैव सफाइस्ड टू मेक एन इंग्लिश और फ्रेंच गर्ल सीम लर्नड, बट
विच इन हर केस वाज सिंपली मिरेकुलस। तो ये इंट्रोडक्शन किसने बोल दिया है बोल के कॉट के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्क है, ये उतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, फिर भी आपको अगर तोरू दत्त पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ट्राई करना है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन आए, एक छोटा सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे मिस नहीं होना चाहिए। अ सीन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पब्लिश्ड इन 1875। अ सीन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पब्लिश्ड इन 1875। ट्रांसलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ विक्टर ह्यूगो एंड अडोल्फ थियर्स। विक्टर ह्यूगो एंड एडोल्फ थियर्स। अ सीन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में क्या मिलता है अपन लोगों को, पब्लिश इन 1875। ट्रांसलेशन मिलते हैं किसके, स्पीचेस के, किसके, विक्टर ह्यूगो और एडोल्फ थियर्स के। विक्टर ह्यूगो एंड एडोल्फ थियर्स पब्लिश हुआ था किसमें, बंगाल मैगजीन अगेन। अब इनके कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं जो आपको पढ़नी है, याद रखनी है कि ये पोएम्स इन्होंने लिखा है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट वर्क हैं नेट के एग्ज़ाम में। सीता, लक्ष्मण, द लोटस सिम्बॉलिक पोएम है। मोस्ट ऑफ द जो इनके जो वर्क है ना उसमें हम लोग को सिम्बल्स और इमेजरी इनका यूज़ दिखता है। आवर कस्टोडिना ट्री, कुछ भी वर्क पढ़ो चाहे मत पढ़ो आप तोरू दत्त का ये वाला वर्क पढ़ के जरूर जाना है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, नेट सेट एनी। आवर कसूरीना ट्री, इसकी थोड़ी डिटेल भी देखो। 55 लाइन्स है टोटल इसमें, 5 स्टेंजास हैं, हर एक स्टेंजस में 11 लाइन्स हैं। ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ ऑक्टेव, 1 ऑक्टेव है, ऑफ 2 इनक्लोज्ड राइम क्वाट्रेंस एंड फॉलोड बाय अ राइमिंग टर्सेट। ठीक है, तो 8 + 3 एक ऑक्टेव है और लास्ट में टर्सेट है, वो भी राइमिंग। राइमिंग वाला मतलब लास्ट, जैसे हीरोइक कपलेट रहता है ना, लास्ट लास्ट में वो करता है, वैसे ये तीनों जो लाइन है क्या करेंगी, राइम करेंगी। अ ट्री ऑफ लाइफ, बुट्टो, सिंधु, सिंधु, सीता, लक्ष्मण, द लोटस, अवर कशरीना ट्री, अ ट्री ऑफ लाइफ, बुट्टो, सिंधु, और भी हैं। द ब्रोकन बेल, द लेजेंड ऑफ ध्रुवा, सावित्री, द ब्रोकन बेल, द लेजेंड ऑफ ध्रुवा, सावित्री। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, भूलना मत, इसको भी पढ़ना, अगर टाइम मिले तो इसको भी पढ़ना है आपको। बॉग मेरी, द लोटस फिर से रिपीट हो गया है। द यंग कैप्टिव, क्रिसमस, मोसेस, द स्लीप ऑफ द कंडोर, द डेथ ऑफ द वुल्फ। ओके, तो यहाँ पे अपना जो क्लास है वो ओवर होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से याद रखना है, नोट्स बनाने हैं और एग्ज़ाम के पहले एक बार देख के चले जाना है। जो मेन वर्क है उनका पब्लिकेशन ईयर बिल्कुल मत पूछना क्योंकि क्रोनोलॉजी आजकल ज़्यादा पूछी जाती है नेट वगैरह के एग्ज़ाम में। तो वर्क्स विद पब्लिकेशन ईयर याद होने चाहिए हम लोग को। और कुछ याद होना चाहिए, कौन सा, एडमंड गोसे याद होने चाहिए अपने को क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है तो इनसे रिलेटेड पर्सन है। मेरी मार्टिन मत भूलना। और अगर तोरू दत्त आपके सिलेबस में मेंशन है, कोई भी टीचिंग वाला एग्ज़ाम दे रहे हो आप, टीचर वाला या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर तोरू दत्त है तो इसमें के हर एक पॉइंट जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप ऐसी ही वीडियो और आगे देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अवर चैनल।